हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें तो मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, हर जो इन्वेस्टर होता है उसको आवश्यकता होती है और नीड भी रहती है और ढूंढती भी रहती है, लेकिन हमें कोई मल्टीबैगर स्टॉक। तो देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक तो मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक है जो मल्टीबैगर बनते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते और दूसरा फिर हम उसके साथ एक लंबी जर्नी नहीं कर पाते। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो उससे पहले शुरू करें उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है। देखिए, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ना मैं ये कहता हूं कि आप किसी स्टॉक को रिकमेंडेशन मतलब अपने डीमैट अकाउंट में रखिए या उसके साथ निवेश करिए। दूसरी बात यह है, मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि आप आपको अपना जो पैसा है वो किसी दूसरे के कहने, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने से निवेश ना करें। ना किसी स्टॉक को बाय करें ना सेल करें, क्योंकि पैसा हार्ड एंड मनी होता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पैसा होता है। और यदि आपने किसी के कहने से अगर स्टॉक को बाय और सेल कर लिया और लॉस हो गया, तो उसमें फिर आपकी परिवार जो है वो काफी समस्या में फंस सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना और चीजें पहले सीख लीजिए। जब सीख लेंगे तो फिर आप बढ़िया से, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, जब आप सीखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कन्विक्शन आ जाएगा, फिर आप जो आराम से पैसे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं चीजें सिखाऊं और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एज ए टीचर हूँ और प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मेरा प्रयास रहता है कि हमारे जो इंडियन लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो हमारे मतलब कहने का मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो चीजों को समझे और जो इन्फ्लुएंसर हैं और उनके बरगलाने में या किसी झूठी कहानी में न फंसे। तो देखिए, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये करना नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब आप चीजें समझिए और सीखिए। जब आप सीख जाते हैं तो ये बढ़िया है, क्योंकि ऐसा ये बिजनेस भाई जो लोग जानते हैं वो लोग कर रहे हैं, और फिर आप नहीं जानते हो तो आप परेशान रहते हो, किसी स्टॉक को खरीद लिया फिर बेच दिया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक खरीदा तो उसको ट्रैक करो, और ट्रैक करो तो उसके साथ रहो। तो ये चीजें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें तो और कम है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी बहुत कम है। और लोग आजकल ज्यादातर अमीर बनने के चक्कर में क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन में बात करते हैं, डेरिवेटिव में बात करते हैं। तो उसमें होता है कि अमीर तो बनते नहीं और नुकसान हो जाता है उसमें। और एक चीज बता दूं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो लॉस नहीं करते, वो 50 तरह की चीजें करते हैं। कोई अगर डेरिवेटिव मार्केट में करते हैं, हेज भी करते हैं, तो उनका नुकसान कम से कम होता है। जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और जब उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वही फिर एक फियर पैदा हो जाता है कि स्टॉक मार्केट तो बढ़िया नहीं है और जो हमेशा लॉस ही कर देता है। और लोगों की ये धारणा भी है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट है, आईना है, और इसमें रियल बिजनेस होता है, सब लीगल है। और बस इसमें चीजें क्या चाहिए, आपको स्किल चाहिए, अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा, आपको चीजें कॉमन सेंस पैदा करना पड़ेगा। आपको जो साइकोलॉजिकल, देखो स्टॉक मार्केट क्या है, मतलब एक कॉमन सेंस का काम है, एक साइकोलॉजिकल गेम है, ना कि यहाँ लॉजिक लगाने से काम नहीं चलता। और दूसरे लोग जो किससे करते हैं, चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट काम नहीं करता, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च काम करती है और जो चीजें हैं वो काम करती है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए, कोई अगर मल्टीबैगर स्टॉक आपको छांटना है तो पहले कंपनियों को कैटेगरी कर लेते हैं, कौन से स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितने भी लार्ज कैप है, लार्ज कैप में आपका एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, और आपका ये आपका एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मारुति हो गई, और भी कई कंपनियां होंगी जो बड़ी बड़ी कंपनियां। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और जैसे टाइटन हो गया जो निफ्टी 50 में है और आपका सेंसेक्स में भी है। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है लार्ज कैप होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, तो इनमें क्या एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए इनका जो मैक्सिमम बिजनेस का एक्सपेंशन हो चुका है और उनको ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे अगर हम बात करें, रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी साहब के पास कितना पैसा है, तो उन्हें कुछ ज्यादा वो तो रहती नहीं, बस बिजनेस चलता रहे बढ़िया। तो इस प्रकार की जब चीजें होती है तो वो कंपनियां मल्टीबैगर नहीं बनती। अगर 100 में से 1000 में से 5 या 2 कंपनियों की मल्टीबैगर बन गई तो अलग बात है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो रिसर्च है वो जो कहती है, आप डाटा उठा के देख लीजिए, ये स्टॉक जैसे मानो तो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है या एचडीएफसी का स्टॉक, अगर मानो चलो 1500-1600 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो क्या 20,000 हो सकता है कभी? तो उसमें टाइम लगेगा, और कभी अभी तो बहुत दिन से चल ही नहीं रहा। तो जब इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो क्या होता है, वो नहीं बनते। तो कौन से स्टॉक मल्टीबैगर बनने की संभावना होती है, बात ये करते हैं। तो देखिए, कोई अगर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है तो उसके चांसेस रहते हैं, जो स्मॉल कैप है उसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और एमएसएमई में जो स्टॉक है उसमें थोड़ा लंबी जर्नी करनी पड़ती है, उसमें भी हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब, जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उनके मल्टीबैगर बनने की ज्यादा संभावना होती है। लेकिन कोई स्टॉक आपने ऐसा नहीं, कोई स्मॉल कैप का कोई स्टॉक है और वो आपने रख लिया, वो मल्टीबैगर बन जाए उसके साथ, नहीं। तो मल्टीबैगर स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो जो सर्वाइव नहीं कर पाती और वो बीच में खत्म हो जाती है।
और मार्केट डिलिस्ट हो जाती है। तो ऐसी भी कंपनियां होती हैं। तो बड़ा सावधानी पूर्वक आपको स्मॉल कैप में स्टॉक में जो पैसा लगाना है, बड़ा सावधानी पूर्वक और ट्रैक करके चीजें समझ के तब पैसा लगाना चाहिए। अब उसमें ऐसी ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसे हम ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको उस कंपनी का, जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी है, उसका आपको प्रोडक्ट समझ आना चाहिए। अगर आपको उसका प्रोडक्ट समझ नहीं आता तो फिर उस बिजनेस के साथ कैसे रहेंगे? आपको उसका प्रोडक्ट का पूरा सब समझ में आना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, ये आप उसको पैरामीटर किसी के साथ डिस्कस करो, समझा सको, तो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है। दूसरी बात है, जब प्रोडक्ट आपको समझ में आता है तो उसका बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए। बिजनेस मॉडल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कंज्यूमर है आपका, उनका क्लाइंट कौन है, उनका क्लाइंट कौन है, तो आपको ये पता चल गया क्लाइंट कौन है। फिर आप देखिए कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। ज्योग्राफिकल जैसे कोई कंपनी है पैन इंडिया है कि रीजनल कंपनी, और एक चीज बता दो, जो रीजनल कंपनियां होती है ज्यादातर, तो वो रीजनल से अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई रीजनल कंपनी है तो उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर उस कंपनी का मतलब रीजनल से पैन इंडिया बनने का ख्वाब है, या वो पैन इंडिया बनना चाहती है, जैसे पीएन गाडगिल है। पीएन गाडगिल महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ज्वेलरी, लेकिन इस बार उसके रेट बहुत बढ़िया है। लेकिन वो क्या है, अब पैन इंडिया बनने का सपना देख रही है और वो लगातार कैपेस कर रही है। तो अगर कोई रीजनल कंपनी है वो पैन इंडिया बनने का सोचती है तो बढ़िया बात है। और यदि कोई मतलब कंपनी स्मॉल कैप है लेकिन पैन इंडिया बनने का ख्वाब देखती है, जैसे एबीएल की बात करें, आदित्य विजन है, जो कि झारखंड और इधर का एरिया देखती है, उत्तर प्रदेश के एक्सपेंशन कर रही है, तो बाकी और जगह भी कर रही है। तो मेरा कहने वाला स्मॉल कैप कंपनियां ऐसी जो एक्सपेंशन कर रही है और पैन इंडिया बनने का ख्वाब देखती है। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि जो कि पैन इंडिया से क्या ग्लोबल कंपनी बनने की संभावना रखती है। तो ये आपको जब, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, उनके प्लांट कहाँ पे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया तो उसका बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए, और ये भी समझ में आना चाहिए उसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, और भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आनी है। तो जब इतनी चीजें समझ में आती हैं कि वो कंपनी जो स्मॉल कैप है उसका ये बिजनेस मॉडल है, तो बात कर आगे जर्नी शुरू होती है। फिर बात करते हैं उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताएं, जब आप पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए उसके साथ जो पीयर ग्रुप की कंपनियां, पीयर ग्रुप वो कंपनियां होती हैं जो उस कंपनी से मिला जुला प्रोडक्ट बनाते हैं, कहने वाला होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं उनके, ज्यादातर मतलब सब्स्टिट्यूट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनकी पीयर ग्रुप की कुछ ना कुछ, देखिए ऐसा तो कोई सेक्टर है नहीं जो कि सिंगल हो, जिसमें मोनोपोली हो। अगर कोई कंपनी आपको ऐसी मिल जाए जिसमें कम से कम उसके पीयर ग्रुप में 2-4 कंपनियां, तो कंपटीशन और कम हो, और कोई कंपनी मिल जाए जिसकी मोनोपोली है, तो वो कंपनी तो बहुत जल्दी मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई भी सेक्टर है उसमें कोई ना कोई प्लेयर आ ही जाता है। वो अलग हो, जैसे एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनी है। तो एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं उनमें से बहुत सी रेयर केस में कोई कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें जिसमें कंपटीशन कम है या कंपनियां कम है पीयर ग्रुप में, तो उनमें ज्यादा संभावना रहती है कि स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो पहले तो आप समझ गए कि उसका पेस ऑफ सेल ग्रोथ अपने पीयर में ज्यादा होना चाहिए, पीयर ग्रुप में। दूसरी बात आती है पीयर ग्रुप में ज्यादा है तो उसमें दो चीजें होती है पेस ऑफ सेल ग्रोथ, एक तो होता है वॉल्यूम ग्रोथ होता है, दूसरा वैल्यू ग्रोथ होता है। अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ है उसके साथ साथ वैल्यू ग्रोथ भी है। वैल्यू ग्रोथ का मतलब होता है, वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट या आइटम ज्यादा बेच रहे हैं आप, और वैल्यू ग्रोथ का मतलब होता है कि आपकी जो प्राइस है कि डिस्काउंट पे तो नहीं बेच रहे, अगर डिस्काउंट देके बेच रहे हैं तो आपका जो वैल्यू ग्रोथ है वो मतलब कम है, तो आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, मार्जिन नहीं बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि उसका वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से उसका पेस ऑफ सेल ग्रोथ बढ़िया पीयर ग्रोथ, तो सो कर। दूसरी बात आती है मार्जिन की। अगर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है अगर वो लगातार बढ़ रहा है तो सो कर, ये आपको ट्रैक करना है। तो पैट मार्जिन, हम मार्जिन में देखें क्या चाहिए, तो मार्जिन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है किसी कंपनी की, वो होती है पैट मार्जिन, जिसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। तो पैट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स और सारी चीजें घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या है, नेट प्रॉफिट है, जिसको हम पैट कहते हैं। अगर पैट का ग्रोथ है बढ़िया तो सुपर ग्रोथ। एक चीज और बता दूं, अगर किसी कंपनी का पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, कहने का मतलब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से अगर पैट ग्रोथ ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लो किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो 50% है और उसका पैट का जो ग्रोथ है परसेंट वो 80% है, तो इसका मतलब क्या है कि पैट ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग लेवरेज में मेरे बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं जो आप देख सकते हैं, तो इंडिविजुअल भी वीडियो आ सकते हैं। तो पैट ग्रोथ, वो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि कोई कंपनी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट वही है, लेबर वही है, संसाधन वही है, और उसके आधार पर ज्यादा प्रोडक्शन किया, उसने ज्यादा माल बेचा और उससे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया।
अपने जो मतलब बिजनेस से, तो उसको कहते हैं पैट ग्रोथ। अगर पैट ग्रोथ ज्यादा आ रहा है, सेल्स ग्रोथ है, तो वो कंपनी, एक चीज बता दो, अगर इस प्रकार की कंपनी लगातार अगर क्वार्टर टू क्वार्टर पैट ग्रोथ अगर ज्यादा आता है, उसका सेल्स ग्रोथ है, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनना ही बनना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात समझ में आ गई कि उसका जो पैट ग्रोथ है, वो जो मार्जिन है वो बढ़िया आ रहा है। तीसरी एक बहुत बढ़िया बात आती है इसके साथ, प्रोडक्ट मिक्स। जैसे प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस में कोई चीज बढ़िया कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे मान चलो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे मानो कोई अपना बिजनेस है और आप मार्केट में किसी कस्टमर को या मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो अगर आप उसको चेंज करते हो तो वो सुपर गुड है। उससे क्या होगा, आपका जो मार्केट में पहुंचने का तरीका है, मार्केट को कैप्चर करने का तरीका है, वो बदल जाएगा। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, जोमेटो का नाम सुना। जोमेटो एक कंपनी थी फूड डिलीवरी। जोमेटो फूड डिलीवरी में कंपनी थी, तो इसका फूड डिलीवरी होता है, इससे कोई इसका रेवेन्यू नहीं आ रहा था, लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी, मतलब प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या जो ब्लिंकिट है उसका एक्विजिशन कर लिया, मतलब कैपेस करके उसको अपने में मिलाना। अब देखिए ब्लिंकिट के पूरे इन्होंने इंडिया में, पैन इंडिया में सब जगह स्टोर खोल दिए। जब सब जगह स्टोर खोल दिए तो क्या हुआ, इनके पास ये तो स्टोर खोले इन्होंने, सही, ये माल बेच रहे हैं, कुछ इनका अपना माल था। अब देखिए इन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, फूड डिलीवरी से किस में आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, मतलब एक प्रकार का मार्केटिंग ई कॉमर्स में आ गए। अलग कहने वाला इनका एक प्लेटफॉर्म आ गया कि आप कोई चीज घर से अपना माल सामान मंगाना चाहते हो तो आप विदिन 10 या 15 मिनट में आ जाता है आपके घर पे। तो अब देखिए लोग, देखिए जितने भी कंट्रीज हैं जो शहर अर्बन एरियाज है, उसमें देखें लोगों के पास टाइम कम है। जब टाइम कम है तो क्या हो रहा है कि लोग चाहते हैं अपने घर पे, ऑफिस से आए, कहीं से ऑर्डर करा, जब तक घर पहुंचे तब तक घर पे आ गए। तो ये कितनी बढ़िया। अगर हम आप सामान लेने जाते हैं तो पेट्रोल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, और लोगों के पास टाइम भी कम है और पेट्रोल बचाने भी। तो यदि मानो चलो अगर डिलीवरी पे कुछ चार्ज देना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका देखिए, ये प्रोडक्ट मिस कर दिया किसने, जोमेटो ने। अब जोमेटो का अगर बिजनेस समझे तो आप देखिए, आप बिजनेस देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, इसको भी समझना चाहिए। अब देखिए, अब जोमेटो का आप दूसरा देखिए, बाकी कंपनियों को देखिए, तो बाकी कंपनियों में देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना माल जोमेटो मतलब ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पर रख के बेच रहे हैं। ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पर रखे, जैसे वीआईपी क्लोथिंग की बात करें, वो अपने अंडरवियर, गारमेंट, घड़ी, बहुत सारी कंपनियां, मोबाइल, तो वो उसके प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू कर दिए। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। वो कुछ थोड़ी बनाते हैं, वो तो प्लेटफॉर्म है। अब यही काम ब्लिंकिट करने लगा। तो कहने का मतलब, जो आप बात करें जोमेटो की बात हो, तो जोमेटो ने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को मिस कर दिया, चेंज कर दिया। और इस प्रकार के और भी कंपनी हो सकती है जो स्मॉल कैप है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर किसी मतलब कोई प्रीमियम सेवाएं शुरू कर दें, लोग पैसे वाले उन्हें प्रीमियम। होटल की बात करें तो होटल में भी क्या प्रीमियम रूम की बात करने लगते हैं। तो जो भी चीजें अलग अलग कैटेगरी मतलब कर सकते हैं कस्टमर के हिसाब से, जैसे उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें तो पैसा चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर मिक्स कोई कंपनी करती है स्मॉल कैप की, तो सो फॉर गुड, ये बात समझ लीजिए। इस प्रकार के स्टॉक मल्टीबैगर बनने के पूरे पूरे चांस रखते हैं। अब दूसरी बात करते हैं आरओई की। आरओई का मतलब समझते हैं ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक चीज बता दें, एक और चीज होती है, लेकिन आपको दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो उनका कहने उसका मतलब होता है कि पूरा जितना कैपिटल है उसमें प्लस क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट, जो कैपिटल आपने बोरो कर रखी, वो दोनों मिलकर कितना रिटर्न जनरेट करें। आपने देखा वो कंपनी को जब डाटा देखेंगे आप, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों लमसम बराबर की समथिंग रहते हैं। उसमें थोड़ा बढ़ने की संभावना क्या रहती है कि जो उन्होंने मतलब जो कैपिटल बोरो कर रखी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो उसमें से देखिए एक चीज और हो जाती है, जो आपने डेट ले रखा है उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है। और किसी कंपनी का अगर आरओई का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उससे अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर ज्यादा है तो वो बढ़िया माना जाता है, क्योंकि जितना पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है उससे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, तो बढ़िया है। तो हमें आपको देखना क्या है, आपको उसमें नहीं जाना है, वो मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत वैल्यूबल चीज होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, पूरी जो कंपनी का वैल्यू होता है, जो इक्विटी होती है, जो इक्विटी में शेयर होल्डर होते हैं उनका जो पैसा लगा होता है, जो मैनेजमेंट है उस पर कितना पैसा बना के दे रहा है, उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, कितना कैश जनरेट कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी पर जो कंपनी है, जो उस पर जो रियल संपत्ति है, उसकी रियल वेल्थ है, उस पर कितना कैश जनरेट हो रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। अब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन होना चाहिए पॉजिटिव। अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऐसा स्टॉक मल्टीबैगर बनता ही बनता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है मैं आपको बताऊं।
अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मान के चलिए क्वार्टर 1 में था 20% और क्वार्टर 2 में उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा 25%। तो ये क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये बढ़िया माना जाए। क्वार्टर टू क्वार्टर जब आपको पैसा बना के देंगे रिटर्न इक्विटी बढ़ता चला जाएगा, मतलब मूव करेगा ऊपर की साइड, अप साइड पे। और दूसरा होता है कि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्वार्टर 1 FY26 में था 20 और वो इस समय घट के हो जाता है 80, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब ऋणात्मक है, मतलब डाउन साइड है। तो इस प्रकार का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया नहीं माना है। और इस प्रकार का अगर कोई स्टॉक अगर है आपके पोर्टफोलियो में तो उससे दूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का स्टॉक की अगर बात करें तो वो पैसे आपके कैपिटल को आधा कर देते हैं। तो इस प्रकार के स्टॉक से दूर है, हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनने के पूरे चांसेस होते हैं स्मॉल कैप के। अब मैं आपको बता दूं सुवेक्स कंपनी का नाम सुना होगा, सुवेक्स जो कि नेटवर्क सॉल्यूशन की कंपनी, 8 क्वार्टर हो गए और लॉस मेकिंग कंपनी है, लोग इसमें फंसे हुए हैं। 40-42 रुपए पे खरीदा, आज स्टॉक 10-12 रुपए पे आ गया। तो लोगों को पता ही नहीं होता, चार्ट देखते रहते, चार्ट देख देख के स्टॉक की आपकी जो वैल्यू है वो और आधी हो जाती है। तो बड़ा सावधानी बरतना। और एक चीज बता दो, स्मॉल कैप में तो और खतरा रहता है। स्मॉल कैप में अगर आपने कोई ऐसी कंपनी खरीदी तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। पता चला आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो उसमें कोई दिक्कत हो गई तो वो स्टॉक आपका आधा हो जाएगा, मतलब एक सप्ते में ही आधा हो जाएगा, तो कभी कभी 2 दिन में आधा हो जाता है। तो अगर मल्टीबैगर स्टॉक छांटना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रैक करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें वो उन पे आपको काम करना पड़ेगा। अब ये भी बताऊंगा कि चीजें मिलती कहाँ। अब दूसरी बात आती है कैपेक्स की। कैपेक्स किसी कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उनके लिए तो कैपेक्स ये समझो रामबाण होता है। रामबाण का मतलब होता है अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी अगर मतलब उसने कैपेक्स नहीं किया, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं किया, तो फिर वो कैसे कंपनी काम करेगी बताओ, फिर कैसे प्रॉफिट बनाए, कैसे मल्टीबैगर बनाए। तो इसके जो साइन होती है, मतलब इसका जो इंडिकेशन होता है वो यहीं से शुरू होता है। जैसे मान के चलो कोई कंपनी, अगर मान लो रीजनल बेसिस से पीएन गाडगिल की बात करें, पीएन गाडगिल महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, पीएन गाडगिल महाराष्ट्र में अब पैन इंडिया बनने का ख्वाब सोच रही है, तो इसका मतलब वो अपना एक्सपेंशन कर रही है, लगातार एक्सपेंशन कर रही है। तो भाई शोरूम खुलेगी और मतलब और भी चीजें खुलेगी तो बिजनेस का विस्तार करेगी, तो कैपेक्स करना बहुत जरूरी है। अब कैपेक्स में देखिए 2 चीजें होती है, एक तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं पीएन गाडगिल का उदाहरण लीजिए, ये पूरे पैन इंडिया बनने का सोचा। आदित्य विजन की बात करें जो भी टीवी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम बनाती है, फ्रिज वगैरह ये सब बनाती है। अब जैसे एलजी का कंपैरिजन करें, एलजी एक बड़ा ब्रांड है, अभी उसका आईपीओ आया था। अब मैं आपको बता दूं आईपीओ उसका 50% के लगभग अप साइड में उसका लिस्टेड हुआ है, ये बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टर को पैसा मिला। लेकिन अगर हम इसकी कंपनी के ग्रोथ देखें तो इसका ग्रोथ जो मतलब इसका 15% के लगभग ग्रोथ है। अब अगर कोई स्टॉक चाहे कोई लंबे समय तक रखना चाहे तो इस स्टॉक में कैसे, वो अलग बात है कि स्टॉक गिरेगा नहीं, लेकिन पैसा बना के कैसे देगा, उसका ग्रोथ तो 15% है और एक्सपेंशन कुछ करना नहीं है क्योंकि पहले से स्टेब्लिश कंपनी है। तो आदित्य विजन का इसका कंपैरिजन करना, आदित्य विजन एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन उसको विस्तार करना, उन्हें अभी कई सारे शोरूम खोल डाले उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड में, और पैन इंडिया बनने की सोच रहा है। तो देखो एलजी से कंपैरिजन, एलजी तो बहुत बड़ी कंपनी है और आदित्य विजन छोटी कंपनी है, तो ये तो बहुत ज्यादा इसकी बात संभावना है विस्तार करती चली जाएगी। तो कैपेक्स करना बहुत जरूरी है। कैपेक्स में 2-3 चीजें होती है, एक तो किसी कंपनी का एक्विजिशन करना हो, जैसे हम जोमेटो की बात करें, जोमेटो ने किसका एक्विजिशन किया, मतलब ब्लिंकिट का, और या फिर अपनी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या नए स्टोर खोलना है, अगर इस प्रकार का कैपेक्स करती है तो बढ़िया है, तो उस कंपनी की संभावना रहती है कि वो कंपनी जो है वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। और अब लास्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो है मैनेजमेंट का गाइडेंस। तो जितने भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर पॉजिटिव है, देखिए मैनेजमेंट को हमें देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात आती है कि मैनेजमेंट में जो इंटीग्रिटी है, मतलब ईमानदार होना चाहिए, झूठ ना बोले, मतलब जो कहे वो करे, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। अगर कोई मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर उसके साथ कैसे रहेंगे आप, तो इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो बढ़िया होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड होगी। कभी कभी क्या होता है कि परिवार के जो बिजनेस होता है उसमें बेटा बेटी को सबको एबीसीडी नहीं आती, मैनेजमेंट में आगे, तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना। मैनेजमेंट में वेल क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। दूसरी बात आती है उसमें एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, जिसमें या तो इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया हो, 10-15 साल 20 साल का अनुभव हो जिनके पास, मतलब अनुभवशील अगर मैनेजमेंट है तो वो चीजों को समझता है बिजनेस को, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव होना चाहिए, मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए,
तो इस पे काम आपको करना पड़ेगा, इसको ट्रैक करना। अब बिजनेस जो मैनेजमेंट गाइडेंस होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। पहली बात होती है उसका जो गाइडेंस होता है वो ग्रोथ का गाइडेंस, मतलब वो कहता है कि हम आने वाले समय में जो हमारी जो ग्रोथ है 50%, उसको बढ़ाकर हम क्या 100% तक ले जाएं और प्रयास करेंगे। तो ये बात होगी कि भाई ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। और ग्रोथ कैसे बढ़ती है, मैंने बताया कैपेस करके, जब कैपेस करेंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो मैनेजमेंट कह रहा है हम नया प्लांट बिठाएंगे, नया स्टोर खोलेंगे, तो ये बढ़िया बात है, गुड साइन। दूसरी बात आती है इसमें, इसकी बात करें कैपेस करने की। अगर मैनेजमेंट कहता है कि हम नया प्लांट बैठाने वाले हैं, कैपेस करने वाले हैं और मतलब किसी के साथ मतलब टाई अप करने वाले हैं, प्रोडक्ट मिक्स करने वाले हैं, तो ये कैपेक्स का ही पार्ट होता है। तो कैपेक्स में अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है, नया प्लांट बैठा रही है, नई फैक्ट्री खोल रही है और नई स्टोर खोल रही है, तो ये कैपेक्स का एक पार्ट है। और इसमें भी देखना पड़ेगा कैपेक्स हुआ विद इन टाइम पूरा करेंगे। मेरा कहने का जैसे हम इथार्स हॉस्पिटल की बात करें, इथार्स हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल अभी लॉन्च कर दिया आपने, एक जुलाई में और दूसरा सितंबर में। तो ये इस प्रकार का कैपेक्स बढ़िया माना जाता है अगर वो कंपनी कैपेक्स लगातार कर रही है। जैसे जीना सिको हॉस्पिटल, इसकी बात करूंगा मैं, तो जीना सिको हॉस्पिटल में क्या हुआ कि आचार्य मनीष चलाते हैं उसको, जीना हॉस्पिटल को देखा वो लगातार बेडों की संख्या बढ़ाते चले आ रहे हैं और वो लगातार कैपेक्स कर रहे हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट कहता है वो उसको करते हैं। तो ये है। दूसरा है कि जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि हम मार्जिन बढ़ाएंगे, मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ाने की संभावना है, अभी और संभावना है, मार्केट कैप्चर करेंगे हम। कहने का मतलब जो मार्केट शेयर है, जैसे मतलब आदित्य विजन की बात करें, आदित्य विजन को आप देखेंगे कि जो एलजी है, एलजी का प्रोडक्ट सभी लोग जानते हैं, ब्रांड है उसका। अब स्मॉल कैप कंपनियों पर ब्रांड नहीं होता, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ आपको ब्रांड में अपना साबित करना पड़ेगा सोसाइटी में कि हम भी वैल्यूएबल हैं, हम भी जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बढ़िया है। मतलब मार्केट में अगर टक्कर देनी है तो आपको प्रोडक्ट बढ़िया बनाने का, एलजी है उससे क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, आपको ब्रांड नेम अपना स्थापित करना पड़ेगा। अगर ब्रांड नेम नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपना जो मैंने बताया कि मार्जिन बढ़ाने का भी गाइडेंस अगर देते हैं, कहने का मतलब आप मार्केट में जो हिस्सेदारी है उसको कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, जैसे एलजी का पहले से ही है। अब आदित्य विजन और प्रयास करती है तो और सोफो के। तो ये बाकी चीजें तो बैलेंस शीट आपको नहीं देखना है, किसी बैलेंस शीट देखेंगे तो कंफ्यूजन, एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना है आपको। एनुअल रिपोर्ट किसका पढ़ा जाता है मैं आपको बता दूं। और दूसरी एक चीज बता दूं, अगर एक चीज और बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जैसे जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है उनके पास जो वर्किंग कैपिटल है उसका इशू रहता है हमेशा। वर्किंग कैपिटल इनके पास क्या होती है कि इनके पास ज्यादातर क्या होती है, जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है, तो वो जो बड़ी कंपनियां होती है, आप बिजनेस मॉडल भी बड़ा देखिए, मैंने आपको बताया कुछ कंपनियां B2C होती है। B2C का मतलब होता है कि जो कस्टमर को माल बेचती है ज्यादा, और कुछ कंपनियां होती है जो B2B होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को माल बेचती है, तो वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। और दूसरा होती है जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है। मैं एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बनते। हाँ, जो कस्टमर के साथ काम करती है और दूसरे बड़े जो कैपिटल मतलब जो कंपनी है उनके साथ अगर काम करते हैं B2B में, तो इस प्रकार की कंपनियों को मल्टीबैगर बनने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सरकार के साथ काम करें तो कोई प्रोजेक्ट आपको ऑर्डर मिल गया तो आपका स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, राइट, और स्टॉक नहीं मिला तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे मान के चलो गवर्नमेंट के साथ BLS इंटरनेशनल काम करता है, BSNL इंटरनेशनल को 2 साल का मतलब वो मार दिया, मतलब उसका ब्रेक लगा दिया कि कोई प्रकार का आप टेंडर नहीं डाल सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, बस खत्म हो गया कहानी। तो जब इस प्रकार के गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें बाकी कंपनियों के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। आपको क्या देखना है, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर होना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, ये बढ़िया है। तो इसमें अगर कंपनी के पास डेट है, मेरी बात समझ रहा है, अगर डेट है तो अगर डेट दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म ज्यादातर जो स्मॉल कैप कंपनियां अगर डेट लेती है तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए लेती है, क्योंकि भाई एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, उनके रिसीवेबल पड़ जाते हैं कभी कभी, जो बड़ी कंपनियां वो बाद में पेमेंट देती है उनको, जो पेमेंट बाद में देंगे तो उनका रिसीवेबल बढ़ जाता है, और जैसे पैसा आता है तो वो वापस कर देते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल का इशू रहता है, उनको वर्किंग कैपिटल का इशू रहता है, तो अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर नेगेटिव है तो उसमें बैड नहीं माना जाता। दूसरा, अगर हम लोन ले रखा है, डेट है उनपे, और डेट एज अ कंपनी प्रॉफिटेबल है, मेरे कहने वाला डेट भी है और कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा, पैट ग्रोथ ज्यादा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए डेट लेता है, और जैसे डेट लेती है क्वार्टर में उसको इन्वेंट्री जैसी बिकती है, तो इन्वेंट्री जैसे बिकेगी तो क्या लोन पे कर देते हैं। तो बिजनेस को आगे बढ़ाना है या सर्कुलेशन में लाना है तो डेट तो एक पार्ट है उसका। बहुत सारे लोग भाई उधार पैसा लेके बिजनेस करते हैं, नहीं करते, तो लेकिन आपकी नियत सही होनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट ईमानदार नहीं तो फिर कैसे काम करें। तो ये तो बात हो गई, इतनी सारी चीजें आपको स्मॉल कैप में देखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर आपने ये चीजें देखनी तो आप इस प्रकार की कंपनियों के साथ रह सकते हैं। अब बताते हैं कि आप स्मॉल अब की कोई स्टॉक मतलब 100 रुपए से 200 रुपए हो, तो आप क्या सोचेंगे अगर बेच दें? नहीं, बेचना नहीं है। अगर कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया है तो उसमें और स्टॉक 100 पे खरीदिए, फिर 200 पे खरीदिए, जैसे ऊपर जाओ 300 पे खरीदिए। मतलब क्या है, जब भी कंपनी बढ़िया करे उसको रिवार्ड करते जाइए। रिवार्ड का मतलब अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को बढ़ाते चले जाइए। और एक चीज बता दूं, ये जो स्मॉल कैप जो होते हैं स्टॉक, ये चीते की तरह काम करते हैं। चीते का मतलब बहुत तेज दौड़ते हैं और गिरते भी बहुत जल्दी। कभी मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो गिरते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन स्टॉक जो है फिर भाग जाते हैं। जैसे हम बात करें अभी मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को मार्केट बहुत ज्यादा टूटा 2 दिन, और आपने देखा हुआ आज मार्केट में खुला तो जो स्मॉल कैप थे, मिड कैप थे, वो उतनी तेजी के साथ रिकवरी कर गए। मतलब उस दिन बहुत स्टॉक टूटे, आज रिकवरी कर गए, कल अगर मार्केट पहुंचे तो और रिकवरी कर जाए। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर स्टॉक के जो आपने चीजें देखी पैरामीटर अगर वो बढ़िया है तो स्टॉक गिरेगा और मूवमेंट भी ऊपर तेजी के साथ करेगा। बस चीजें सही होनी चाहिए, इसके लिए आप ट्रेंड होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जब कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आता है उस कंपनी को और रिवार्ड करिए, अपने अकाउंट में बढ़ाइए। और बेचना तो कतई नहीं। बेचना कब होता है स्टॉक को? जब वो कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाए, उसका मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब उस स्टॉक को बेचना होता है। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे हम बात करें, जैसे केआरबीएल की बात करें, उसका मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, उसका स्टॉक गिर गया। पीएनबी हाउसिंग की बात करें, उसका मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, फिर उसका स्टॉक गिर गया। ठीक है, सब स्टॉक नहीं गिरते हैं। जैसे हम एसजी फिनसर्व की बात करें, एसजी फिनसर्व जो है 2-2.5 साल पहले की कंपनी है, अभी उसके सारे मैनेजमेंट को बाहर निकाल दिया, सारे मैनेजमेंट को बाहर निकाल दिया। अब उनका जो मतलब जो ग्रुप है, मतलब जो उस कंपनी को चलाते हैं, उनमें से ही क्या है, विनय विनय गुप्ता को उसका सीईओ बना दिया गया। तो जो कंपनी को चला रहे हैं उन्हीं में और उन्हीं का बंदा है, तो सो फिर गुड है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होती तो बहुत बढ़िया होते हैं। मैं आने वाले समय में इस पे वीडियो बनाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखना। इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, और इसका जो मतलब जो क्वालिटी ऑफ एसेट है बहुत ही बढ़िया, जीरो है। मतलब उस पर जो एनपीए बिल्कुल जीरो है। तो इस पे आप आने वाले समय में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो उस पर देखना। तो मेरा कहने का मतलब कि इस प्रकार की कंपनियां होती हैं, तो मैंने आपको सावधान रहना, सावधान में ट्रैक करते रहना है इस बिजनेस को। अगर बिजनेस को ट्रैक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सीधी बात है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक को तुरंत बेच दो, तुरंत बेचो, बाहर निकल जाए। जब उसमें सब सही है तब दोबारा खरीद सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल रखेंगे किसी स्टॉक को, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा अपने आप। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैं आपको बता दूं मल्टीबैगर हुए हैं। जैसे जीना सिको हॉस्पिटल, जीना सिको हॉस्पिटल जब लिस्टेड हुआ था, आईपीओ आया, आज उसका स्टॉक क्या है, मतलब 750-700 रुपए के लगभग, मतलब क्या गुना होगा, कई गुना हो चुका। तो आप देखें इसको, जोमेटो को ही देख लो, जोमेटो का स्टॉक जो है सीधे 50 रुपए 40 रुपए तक आके, वो देखिए फिर जाके कहां पहुंच गए। हम कृषिवाल फूड की बात करें, कृषिवाल फूड एक एफएमसीजी कंपनी। मैं आपको बता दूं, कृषिवाल फूड की अगर हम बात करें तो ये एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हुई थी, और इतना इसका जो मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है उसका। अगर Q1 FY26 का जो कमेंट्री था, उसका मैनेजमेंट गाइड, उन्होंने कहा हम भारत की नंबर 1 एफएमसीजी बनना चाहते हैं, एफएमसीजी कंपनी। तो आप समझिए कितना कॉन्फिडेंस है। मैं आपको बता दूं इसकी जर्नी, इसकी बात करें तो जो एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद जो एनएससी और बीएससी में आ चुकी है अब तक। अब आप लगा लीजिए कि किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, और उसका जब उसका आईपीओ है तब से देखिए उसका ग्रोथ। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं आप उनको देखेंगे तो आपको पता चले। इथार्स हॉस्पिटल की बात करें, अब इथार्स हॉस्पिटल की बात करें तो पूरी कैपेसिटी है उसमें। अगर हम इसे अपोलो हॉस्पिटल से कंपैरिजन करें तो आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल कितना विस्तार कर सकता है भाई, उसकी ग्रोथ। अगर किसी, देखिए 2 हॉस्पिटल है आपको, इथार्स हॉस्पिटल, डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल जो कि साउथ इंडियन है, उनमें 2 हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ है और दूसरा एक डॉक्टर अग्रवाल आई केयर है। इन दोनों का मर्जर हो रहा है, अगर ये दोनों बन जाएंगे तो और ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो अब जो छोटा हॉस्पिटल है, इथार्स हॉस्पिटल है, अग्रवाल भाई जो अग्रवाल हेल्थ केयर है, आप उसकी बात है, तो इन दोनों को आप दे देंगे। तो इनको अगर कंपैरिजन करें किससे, अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल इतना बड़ा ब्रांड है, उसके बाद इतनी ग्रोथ लेके आ रहा है 25% की, और अकेले इथार्स हॉस्पिटल और अग्रवाल हॉस्पिटल दोनों हेल्थ केयर दोनों अगर इसी दर से बढ़ रहे हैं, तो बताइए किसमें ज्यादा संभावना है। अभी तो इथार्स हॉस्पिटल लगातार हॉस्पिटल बना रहे हैं, अभी 1 जुलाई में स्टार्ट हो गया फरीदाबाद में, और एक हॉस्पिटल और बन गया भाई दिल्ली में। तो आप इस चीज को देखिए, तब इससे पता चलता है कंपैरिजन से कि स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां किस प्रकार से उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो चीज। अब बात करें हम एमराल्ड
एक स्टॉक है एमरॉल्ड फाइनेंस, उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव, वो कहते हैं हम अपना एनपीए जीरो करने की संभावना है। अभी क्वार्टर वन में कुछ उनका एनपीओ मतलब एनपीए जो है वो है, अगर वो उसको निगेटिव कर देते तो सो फॉर गुड। तो इस प्रकार की कंपनियों को, अब जैसे जो एसजी फाइनेंस है, एसजी फिनसर्व, एसजी फिनसर्व को अगर हम बात करें तो एक छोटी सी कंपनी है और इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही शानदार है। इनका जो हम बात करें, इनका जो एनपीए है, इनकी एसेट क्वालिटी एनपीए जीरो है, इसका बिजनेस ही मॉडल दूसरा है। तो इस पे कभी डिस्कस करेंगे, बाद में मैं बताऊंगा इसका बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो कहने का मतलब आपको जो स्मॉल कैप कंपनियां, उनमें पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो इसको जो मैंने आपको इतने पैरामीटर बनाया, उन पैरामीटर पे स्टॉक खरीद करनी चाहिए और आप ट्रेंड होनी चाहिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मतलब साइकोलॉजिकल और कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे 2 गुना 3 गुना पर आपको खुजली होने लगी, आपके दिमाग में चुलचुले होने लगेंगे कि कहीं प्रॉफिट में लॉस ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो होती रहती है, स्टॉक नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, बस उसका जो मैंने आपको बताया पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, पैट ग्रोथ बढ़िया होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव होना चाहिए, मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव, कैपेक्स बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें, डरने की जरूरत ही नहीं होती, और डरने की जरूरत है, अगर स्टॉक मार्केट में है तो इक्विटी में क्यों आए, इक्विटी में तो उतार चढ़ाव होता ही है, तो इक्विटी में अगर आप आए हैं तो ये सब चीजें झेलना पड़ेगा आपको, तो ये बहुत जरूरी होता है। और मैंने आपको बताया स्टॉक खराब हो तो आपको स्टॉक बेचना भी आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बार बताऊं, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो 20 स्टॉक रख रखे, तो ऐसा तो है नहीं 20 बढ़िया काम करेंगे, हो सकता है उसमें से 5 स्टॉक ऐसे हो जो 10 गुना 20 गुना भी हो जाए, लेकिन 15 स्टॉक ऐसे होंगे जो 2 गुना भी ना हो। तो लेकिन जो इधर नहीं होंगे तो वो तो आपको पैसा बना के देंगे। तो हर स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनता, लेकिन अगर किसी स्टॉक को ट्रैक करेंगे तो वो स्टॉक जरूर मल्टीबैगर बन सकता है, बढ़िया स्टॉक हो, जब बस आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। अब बात आती है इनमें रिस्क क्या होता है। देखिए किसी भी कंपनी में, बिजनेस में, देखिए प्रॉफिट का दूसरा साइड है रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होता है, एक तो हाई वॉलेटिलिटी होती है, पहला रिस्क ये होता है। अगर आपकी आंखें ट्रेंड नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। आपकी हार्ट बीट और आंखें ट्रेंड होनी चाहिए, अगर स्टॉक बढ़िया तो वॉलेटिलिटी होना उसमें स्वाभाविक है। अब बात आती है बिजनेस इस रिस्क की बात करें। बिजनेस रिस्क में आप, मैंने आपको बताया अगर ये सारी चीजें हैं, मतलब उसका प्रोडक्ट बढ़िया है, इंटीग्रेटेड, उसका जो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी भी है, वो काम करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट खराब है तो देखिए बाहर निकल जाए, रिस्क तो रहता ही है उसमें। तो अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस अगर खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप इस चक्कर में नहीं बोले आज नहीं तो कल मल्टीबैगर बनेगा, नहीं, आपने स्मॉल पे कैप खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे छोड़ देते हैं, दूसरे मल्टी स्मॉल कैप को पकड़ते हैं जो बढ़िया होता है। तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। तो अब बात आती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, कोई अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर दे तो फिर क्या करेंगे। देखिए फ्रॉड करेगा तो देखिए हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर हम चार्ट देके बिजनेस करते तो कोई फ्रॉड कर दिया तो क्या कर लें, तो कुछ नहीं करें। तो ट्रांसपेरेंसी, उसका जो गवर्नेंस इशू कोई ना हो, अगर कभी भी किसी कंपनी में गवर्नेंस इशू हो जाता है या कोई रेड पड़ जाती है उसमें, तो इस प्रकार का जैसे ही आपको पता चले तुरंत स्टॉक को बेच के बाहर निकल जाना, तुरंत स्टॉक को बाहर निकल जाए। अपनी कैपिटल सबसे पहले बचानी है आप, क्योंकि जब कैपिटल होगी तब तो दूसरे पे उसमें निवेश करेंगे आप। तो ये आपको रणनीति अपनानी चाहिए। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उनके मल्टीबैगर बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास भूख होती है, काम करने की इच्छा शक्ति होती है, और वो चाहते हैं कि जो बड़ी कंपनियां उनके बराबर पहुंचे। और आपका काम क्या है, तो आपको ट्रैक करना है। अगर वो ट्रैक करते रहे तो बढ़िया करना है, तो आपको रिवॉर्ड करते रहे, अपना पैसा उसमें डालते रहना। तो जब पैसे डालते वो आपको बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन करके देगा। और अगर देखिए हम बात करें तो भाई फोर्स मोटर देख लो, फोर्स मोटर भी मल्टीबैगर स्टॉक बना, कई गुना हो गया। अगर हम बात करें इन स्टॉक्स की, अगर कौन कौन से, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। जैसे हम बात करें बने हैं, जैसे पेज इंडस्ट्री की बात, ये भी मल्टीबैगर बना। पेज इंडस्ट्री की बात करें तो मल्टीबैगर स्टॉक हुआ। दूसरी बात करें जो, देखिए एक चीज बताओ, आजकल इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो जो ई रिटेल है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो काम कर रहे हैं बिजनेस, जैसे ई कॉमर्स है, इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना है। और क्योंकि इनका जो डायरेक्शन मैं आपको बताऊं, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में बात करें तो इंटरनेट के जो यूजर है वो काफी हैं। और मतलब अब तो देखिए स्मार्टफोन सबके पास आ गया, मतलब हर किसी के, आपको इंटरनेट तो हर किसी के हाथ में मिलेगा। और जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं उनमें मैक्सिमम लोग क्या अब ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू कर दिए। तो इन कंपनियों का बिजनेस का भविष्य बहुत ज्यादा है।
और मैं आपको बता दूं, आपको भी स्मॉल कैप में वो कंपनियां देखनी चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिनमें ग्रोथ आगे जाता है। कोई एजुकेशन संबंधित मिल जाए आपको, कोई हेल्थ वाला मिल जाए, बढ़िया हॉस्पिटल, जैसे मैंने आपको बताया कि अग्रवाल आई केयर है या अग्रवाल हेल्थ है, दोनों का मर्जर हो रहा है। तीसरे बराबर बात करें, थास हॉस्पिटल है, जीना सिको हॉस्पिटल है। और अगर हम बात करें इनमें, आप देखेंगे कि जो ई कॉमर्स में अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट, मतलब जो तो बड़ी बड़ी होगी, आप जैसे जैसे जोमेटो है, जोमेटो के बाद स्विगी है, ये प्रकार की कंपनियां, इनका फीचर अभी बहुत ज्यादा है, तो ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है। और तो इसमें भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां और आ रही है मार्केट में, आपको ये देखना पड़ेगा उसका फीचर क्या है मार्केट। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्टॉक मल्टीबैगर बनता है और आपको पैसा बना के देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है, जो मेरी बातें हैं और जो मैंने आपको समझाया, उसका आपका वैल्यूएशन हुआ होगा और आपको चीजें समझ आए। तो मेरा फिर से पुनः डिस्क्लेमर है, मैं किसी स्टॉक को बाय करने की मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है। आपका स्वयं का डिसीजन होना चाहिए, आपको अपना पैसा निवेश करना स्वयं में आना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं आपसे फिर पुनः कहता हूँ कि आपको किसी के कहने से, मेरे कहने से, किसी अन्य के कहने से किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना है, और ना ही किसी स्टॉक को बाय करना, ना सेल करना। ऐसा आपका है, सावधानी पूर्वक काम करिए। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको आने वाले समय में और जो वीडियो अच्छे आते हैं वैल्यू एडिशन वाले, वो आपको मिलते रहे और आपका वैल्यू एडिशन करें तो बढ़िया है। बहुत सारे वीडियो मेरे इस पे चैनल में पड़े हुए जो आपको वैल्यूएशन कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं 2-3 क्वार्टर FY26 के रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो एसजी फिजर पे एक आने वाला वीडियो हो सकता है कल आ जाए। तो आने वाले समय में आपको जल्दी सीख मिलेगा। तो इसी के साथ बात करते हैं, जय हिंद जय भारत।